फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में आईओडी, आईओसी, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, गारंटी ऑफ अ पार्टनर, पास्ट एडजस्टमेंट, इतने सारे टॉपिक्स हैं फंडामेंटल्स में। और आज इस एक वन शॉट की वीडियो में ये सारे टॉपिक्स मैं आपको क्लियर कराऊंगी, यानी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आज क्लियर करेंगे इस वन शॉट वीडियो में। हाँ भाई, इस वन शॉट वीडियो में। तो भाई अगर आप सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप 12th के बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो ना आपके लिए चमत्कार हो सकती है, जादू हो सकती है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज के फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन उससे भी पहले दोस्तों, मैं हूं कृतिका और मैं आई हूं आपकी 12th की जर्नी को और सीयूटी की जर्नी को आसान करने के लिए। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप इन वन शॉट वीडियो। लेकिन उससे भी पहले ये लेक्चर जो मैं आज आपको दूंगी, इसमें मैं आपके लिए लेकर आई हूं अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स। यस, अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स। अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें और इस नोट्स की पीडीएफ आपको मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप इन वन शॉट वीडियो। सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने डिफाइन किया है पार्टनरशिप को। तो क्या है पार्टनरशिप? पार्टनरशिप रिलेशन है बिटवीन दी हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। पार्टनरशिप एक रिलेशन है जो एग्रीड होते हैं कि वो प्रॉफिट को शेयर करेंगे बिजनेस के, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, जब उसमें से कोई एक काम करेगा या फिर ठीक है उसमें से सारे बंदे मिलकर एक साथ व्यापार करेंगे। तो भैया जब कोई इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल कौन? जैसे कि मैं एक इंडिविजुअल हूं, ठीक है, तो इंडिविजुअल मिलकर, कितने बंदे मिलकर? एटलीस्ट 2 पार्टनर मिलकर जब एक साथ आते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं, यानी पार्टनरशिप करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्म। ठीक है, तो भाई जब इंडिविजुअल यानी कम से कम 2 पार्टनर मिलकर कलेक्टिवली होते हैं, इकट्ठे होते हैं बिजनेस के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फर्म बोलते हैं। और बेटा इस बार ना आपके सेट 3 में ये एमसीक्यू भी आया था। ठीक है, तो जब इंडिविजुअल यानी कम से कम 2 पार्टनर मिल रहे हैं और कलेक्टिवली मिल रहे हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? फर्म बोलते हैं। और जो ये फर्म का नाम होगा उसको हम क्या बोलते हैं? फर्म का नेम बोलते हैं, फर्म नेम बोलते हैं। ठीक है, अब बात करें फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप की। तो भाई पार्टनरशिप के फीचर्स क्या है? यहाँ पे कम से कम 2 पार्टनर होते हैं। कम से कम कितने पार्टनर होते हैं? 2। मिनिमम 2 पार्टनर होते हैं, मैक्सिमम होते हैं 50। कितने होते हैं? मैक्सिमम 50। लेकिन बेटा ये 50 किसके अकॉर्डिंग होते हैं? ये 50 होते हैं कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग नहीं। किसके अकॉर्डिंग? कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके साथ साथ एक नोट आपको ध्यान रखना है। वो नोट क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू प्रिस्क्राइब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो पार्टनरशिप के मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर को प्रिस्क्राइब कर सकती है, जो कि 100 से ऊपर नहीं जा सकती। तो ध्यान रखना है भाई, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। मिनिमम 2 पार्टनर, मैक्सिमम 50। 50 कहाँ लिखा हुआ है? कंपनी एक्ट 2013 में। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया है कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 464 ने। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 464 ने, कि 50 की जगह 100 मेंबर भी हो सकते हैं। लेकिन इसकी पावर किसके पास होगी? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टनरशिप को ये पावर दे सकती है कि भैया तू अपने फर्म में 100 मेंबर ले आ। ठीक है, तो 2 फीचर हमारे हो गए यहाँ पर। पहला 2 और मोर पार्टनर और दूसरा एग्रीमेंट। ठीक है, दूसरा क्या है? एग्रीमेंट। अब ये एग्रीमेंट क्या है भैया? पार्टनरशिप का एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। ध्यान रखना है, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। लेकिन भाई अगर पार्टनर्स के झगड़ों से बचना चाहते हो, ठीक है, डिस्प्यूट्स को अवॉइड करना चाहते हो, तो भैया रिटर्न एग्रीमेंट ही प्रेफर माना जाता है। लेकिन ध्यान रखना है एसेंशियल रीजन में कि पार्टनर्स का एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। लेकिन टू अवॉइड द डिस्प्यूट्स, झगड़ों से बचने के लिए हमें अपनी पार्टनरशिप क्या करनी चाहिए? रिटर्न ही करनी चाहिए। तो हमारे 2 फीचर हो गए, पहला 2 और मोर पर्सन, दूसरा एग्रीमेंट। नेक्स्ट फीचर हमारा इसमें आता है बिजनेस। भैया हम सब मिलकर दान कर रहे हैं,
या हम तुम मिलकर भंडारा करा रहे हैं। भंडारा कराना कोई व्यापार नहीं होता। पार्टनरशिप एक्ट में बोला हुआ है पार्टनरशिप फर्म के लिए बिजनेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिजनेस। एंड भंडारा इज नॉट अ बिजनेस। ठीक है, तो भाई पार्टनरशिप का नेक्स्ट फीचर क्या है कि बिजनेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिजनेस। एंड द बिजनेस शुड बी लीगल। एंड द बिजनेस शुड बी लीगल, कि हमारा जो बिजनेस होगा वो कानूनी होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है म्यूचुअल एजेंसी। क्या आता है? म्यूचुअल एजेंसी। हर एक पार्टनर एक दूसरे का एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। अगर हम पार्टनर्स हैं तो भैया हम पार्टनर्स एक दूसरे के नौकर भी हैं और एक दूसरे के मालिक भी हैं। तो वी आर दी एजेंट एंड प्रिंसिपल। हम कौन? पार्टनर्स। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एजेंसी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। क्या है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। तो भैया पार्टनरशिप में प्रॉफिट को शेयर करना क्या होता है? मैंडेटरी होता है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? मस्ट शेयर प्रॉफिट। प्रॉफिट को शेयर होना चाहिए, लेकिन शेयरिंग ऑफ लॉस इज इम्प्लाइड। शेयरिंग ऑफ लॉस इज इम्प्लाइड। शेयरिंग ऑफ लॉस क्या होता है? इम्प्लाइड होता है। दैट मीन्स अगर पार्टनरशिप में हम पार्टनर्स हैं तो प्रॉफिट तो हमें शेयर करना ही पड़ेगा, लेकिन लॉसेस को शेयर करना मैंडेटरी नहीं होता। याद कीजिए, गारंटी ऑफ द पार्टनर, जहाँ पे दो पार्टनर ने एक पार्टनर को गारंटी दिया था कि तुझे इतना प्रॉफिट दो, देंगे, तो भाई उस पार्टनर ने तो लॉस लिया ही नहीं, तो क्या वो पार्टनर नहीं हुआ? अरे वो हुआ पार्टनर। प्रॉफिट को शेयर करना मैंडेटरी है, लॉसेस को शेयर करना मैंडेटरी नहीं होता। लॉसेस को शेयर करना इम्प्लाइड होता है। क्या होता है? इम्प्लाइड। इम्प्लाइड का मतलब अगर सामने से एक्सप्रेस किया जाएगा तो लॉसेस को शेयर करेंगे, अदरवाइज प्रॉफिट को शेयर करना ही मैंडेटरी है, लॉसेस को शेयर करना मैंडेटरी नहीं होता। ठीक है, इसके साथ साथ पार्टनरशिप की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। क्या होती है? अनलिमिटेड। व्हाट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी? अगर बिजनेस बर्बाद हो गया, अगर बिजनेस बर्बाद हो गया तो बिजनेस के कर्जों का भुगतान, बिजनेस के कर्जों का भुगतान पहले हम फर्म के एसेट से करेंगे, और अगर फर्म के एसेट कम पड़ जाते हैं तो भैया मालिकों के घर के एसेट भी यूज किए जाते हैं पार्टनरशिप फर्म के कर्जों का भुगतान करने के लिए। ठीक है, तो हमारी पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड, यानी बिजनेस को कर्जों का भुगतान आपके घर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्टनरशिप डीड। क्या होता है भैया पार्टनरशिप डीड? तो पार्टनरशिप डीड क्या है? सबसे पहले एग्रीमेंट हमारा, ठीक है, ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। ठीक है, एग्रीमेंट, वही एग्रीमेंट अगर हमारा रिटर्न हो जाए, वही एग्रीमेंट अगर हमारा रिटर्न हो जाए, यानी रिटर्न डॉक्यूमेंट बन जाए, तो वो क्या बन जाता है? पार्टनरशिप डीड। ठीक है भाई, एग्रीमेंट में भी रिटर्न, में भी ओरल, बट वही एग्रीमेंट अगर रिटर्न बन जाता है तो उसी रिटर्न डॉक्यूमेंट को, उसी रिटर्न एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। तो आपको ध्यान रखना है, पार्टनर्स एग्रीमेंट मे बी ओरल, मे बी रिटर्न, बट पार्टनरशिप डीड इज ऑलवेज रिटर्न। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताया? देखो मैंने यहाँ पर पार्टनर्स एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को राइट करेंगे, लिखेंगे, फिर ये लिखने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ भेज देंगे? रजिस्ट्रार के पास, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आरओसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरओसी। बेटा आपके डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिस होगा, रजिस्ट्रार ऑफ कॉर्पोरेशन, जहाँ पे कंपनी या पार्टनरशिप कोई भी बिजनेस का रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं आरओसी, और आरओसी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है। किसको वेरीफाई करती है? पार्टनरशिप डीड को, और साइन करके पार्टनर्स को दे देती है। ठीक है, नेक्स्ट आखिरकार इस पार्टनरशिप डीड में जो कि रिटर्न एग्रीमेंट है, इसमें हम क्या क्या लिखेंगे? तो भैया कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, इसमें फर्म और पार्टनर्स का नेम एंड एड्रेस होगा, कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है वो होगा, प्रॉफिट लॉसेस शेयरिंग रेशियो होगा, आईओसी के बारे में जानकारी होगी, ठीक है, सैलरी कमीशन के बारे में बातें होंगी, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ कैसे होगा इसके नियम होंगे, अगर कोई डिस्प्यूट्स हो गया, कोई झगड़ा हो गया तो उसका सेटलमेंट कैसे होगा वो लिखा हुआ होगा, और फर्म कितने समय के लिए चलेगी, फर्म का क्या ड्यूरेशन होगा, वो भी इस पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से डिस्प्यूट हो सकते हैं पार्टनर्स के बीच में, कौन कौन से डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। तो भैया कौन कौन से डिस्प्यूट हो सकते हैं, लेकिन उससे भी पहले पार्टनरशिप डीड है
तो कैसे सॉल्यूशन होगा? पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो भाई हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, का सेक्शन 13 देखेंगे। क्या देखेंगे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 13 देखेंगे। सेक्शन 13 ने बताया है जब पार्टनर्स की पार्टनरशिप डीड नहीं है तो भैया सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करो, ठीक है। तो डीड है तो क्या होगा, डीड नहीं है तो क्या होगा, और कौन कौन से झगड़े होंगे। तो पहला झगड़ा आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहला झगड़ा क्या आता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। हम पार्टनर्स के बीच में क्या रेशियो रहेगा? तो भैया रेशियो क्या रहेगा? अकॉर्डिंग टू डीड, जितना हमारे डीड में लिख दिया, जितने हमारे क्वेश्चन में रेशियो लिख दिया वही होगा। बट अगर हमारा क्वेश्चन साइलेंट है, रेशियो के बारे में कुछ नहीं कहा, यानी डीड साइलेंट है, हमारे आपस में क्या रेशियो होगा ये नहीं बता रखा, तो हम रेशियो क्या लेते हैं? इक्वल लेते हैं। क्या लेते हैं? रेशियो इक्वल लेते हैं। और बेटा अगर डीड नहीं है तो सेक्शन 13 भी बोलता है कि रेशियो क्या लेना है? इक्वल लेना है। क्या लेना है? इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट डिस्प्यूट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो भैया पार्टनर्स को आईओसी मिलेगी डीड के अकॉर्डिंग। अगर डीड सो है साइलेंट है तो आईओसी नहीं मिलेगी, और अगर डीड ही नहीं है तो भी आईओसी नहीं मिलेगी। क्लियर है? नेक्स्ट मुद्दा आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकॉर्डिंग टू डीड मिलेगी, बट अगर डीड साइलेंट है तो देयर इज अ नो आईओडी, और अगर हमारी डीड ही नहीं है तो भी आईओडी नहीं लगती, ठीक है। नेक्स्ट आता है सैलरी कमीशन या फिर रेमुनरेशन या फिर रेट। रेमुनरेशन सैलरी कमीशन को ही बोलते हैं भाई, तो ये भी डीड के अकॉर्डिंग होगा। बट इफ डीड इज साइलेंट तो भैया सैलरी कमीशन अपने को नहीं मिलेगी, और अगर डीड नहीं है तो भी सैलरी कमीशन, रेमुनरेशन रेंट पार्टनर्स को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट डिस्प्यूट, नेक्स्ट झगड़ा। नेक्स्ट झगड़ा क्या है भाई? इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर एक पार्टनर ने अपनी फर्म को लोन दिया, फर्म बदले में क्या दे रही है? इंटरेस्ट दे रही है। तो भाई अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड जितना डीड में लिखा हुआ होगा, बट अगर डीड इज साइलेंट तो कितना परसेंट इंटरेस्ट लगेगा? 6% पर एनम का इंटरेस्ट पार्टनर को जाएगा ही जाएगा, राइट। और अगर डीड ही नहीं है तो भी तो भाई 6% पर एनम का इंटरेस्ट पार्टनर को मिलेगा ही मिलेगा। और वही अगर ऐसा हो जाए कि फर्म ने अपने पार्टनर को लोन दे दिया और पार्टनर बदले में इंटरेस्ट दे रहा है, तो भाई अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, बट अगर डीड साइलेंट है तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं मिलेगा फर्म को। ध्यान रखना, ठीक है। अगर एक फर्म अपने ही पार्टनर को लोन देती है तो पार्टनर ब्याज देगा, कितना प्रतिशत? जितना डीड में लिखा हुआ है। बट अगर डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो पार्टनर अपनी फर्म को ब्याज नहीं देगा, और अगर डीड नहीं है तो भी इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पर नहीं लगेगा। 6% पर एनम का इंटरेस्ट कब लगता है? जब एक पार्टनर अपने फर्म को लोन दे रही है और फर्म बदले में ब्याज देती है, ठीक है। अब देखो भाई, ये असेशन रीजन में आ सकते हैं कि पार्टनरशिप एक्ट का या पार्टनरशिप फर्म का जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वो सिमिलर होता है सोल बिजनेस के जैसा, ठीक है भाई। पार्टनरशिप फर्म का जितना भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वो किसके जैसा होता है? वो सोल प्रोप्राइटरशिप के जैसा होता है। व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप? जब आप अकेले बिजनेस करते हो ना, इसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। तो पार्टनरशिप फर्म का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसके जैसा होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप के जैसा होता है। बट हर जगह एक्सेप्शन होते हैं, राइट। इसके भी एक्सेप्शन है। तो क्या है भैया एक्सेप्शन? सोल प्रोप्राइटरशिप में आप बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां भी बनाते हैं नो डाउट, लेकिन मेरे भाई यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अलावा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनता है। और भाई ये दोनों ही नॉमिनल नेचर के अकाउंट हैं, जिसमें ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम आर क्रेडिट। ये दोनों ही कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। कौन से अकाउंट है ये दोनों? नॉमिनल अकाउंट है, जिसमें ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम आर क्रेडिट, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस में वो खर्चे, वो इनकम जाएंगे जो पार्टनर से रिलेटेड नहीं होते, और एप्रोप्रिएशन में वो खर्चे इनकम जाते हैं जो पार्टनर से रिलेटेड होते हैं, जिसमें सारे एक्सपेंसेस डेबिट, सारी इनकम क्या होंगी? क्रेडिट।
लेकिन यहाँ पर 3 एक्सेप्शन है, यानी कि 3 चीजें ऐसी हैं जो पार्टनर से रिलेटेड होंगी, वो एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएंगी, वो कहाँ जाएंगी, P&L, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, जैसे कि पार्टनर रेंट, और अगर आईओसी के आगे चार्ज लिखा हुआ है तो वो P&L में जाएगा। इसके अलावा पार्टनर से रिलेटेड कुछ भी खर्चे हैं तो वो एप्रोप्रिएशन में जाएंगे, जैसे कि आईओसी, पार्टनर सैलरी, कमीशन एंड रिजर्व भी, ठीक है। बाकी आईओडी इनकम होती है फर्म के लिए, इसलिए वो एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट होती है। तो अपने पास जो भी प्रॉफिट होगा, पहले प्रॉफिट यहाँ लिखेंगे, इस प्रॉफिट में से खर्चे माइनस करेंगे, जो प्रॉफिट बच के आएगा उसे एप्रोप्रिएशन में लिखेंगे, फिर इनको ऐड करके माइनस करेंगे, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी और ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इनके रेशियो के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये नोट पे आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चे, क्या है नोट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तभी बनता है जब फर्म में के पास प्रॉफिट होगा। अगर फर्म को लॉस होगा तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता, ठीक है। बट अगर लॉस है और आईओडी है, क्या है, आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। क्या समझे, लॉस के केसेस में एप्रोप्रिएशन अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि अगर लॉस होगा तो पार्टनर्स को सैलरी कमीशन वगैरह कुछ भी नहीं दिया जाता। लेकिन अगर लॉस है और उसी लॉस वाले क्वेश्चन में आईओडी दे रखी है, क्या दे रखी है, आईओडी दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे रखी है, तब आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, बकायदा लॉस को पार्टनर्स के बीच में बांटना पड़ेगा। अब बात करते हैं फटाफट हर एक टॉपिक की, ठीक है, 1 by 1। देखो भाई, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑलवेज चार्ज होता है, ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कहा, डेबिट साइड, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट साइड। क्या है इंटरेस्ट ऑन लोन, जब पार्टनर ने अपनी फर्म को लोन दिया, फर्म बदले में क्या दे रही है, इंटरेस्ट ऑन लोन दे रही है। बात करें इसके जर्नल की, तो कैसे करेंगे इसकी जर्नल भाई, एक पार्टनर ने अपनी फर्म को लोन दिया, फर्म के पास पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन, ठीक है, फिर इस पे इंटरेस्ट लगाएंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन, फिर इस इंटरेस्ट को कहां ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगाया जाएगा, एज पर दी पार्टनरशिप डीड। बट अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हम आईओसी नहीं लगाते। कभी कभी हमारे आईओसी के आगे चार्ज लिख देते हैं, जब भी आईओसी के आगे चार्ज होगा तो वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आएगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड। क्लियर है। चार्ज का मतलब क्या होता है, इररिलेवेंट फर्म हैव इन अ प्रॉफिट और नॉट, इससे कोई मतलब नहीं है फर्म के पास भरपूर प्रॉफिट है कि नहीं है, इन केस, ठीक है, इसमें अगर फर्म को लॉस भी होगा तो भी हमें आईओसी डेबिट करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अगर क्वेश्चन में चार्ज मेंशन होता है तो। क्लियर। और अगर आईओसी के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ या एप्रोप्रिएट लिखा हुआ है, यानी आईओसी के आगे एप्रोप्रिएट है, ठीक है, या चार्ज और एप्रोप्रिएट कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो भी हम एप्रोप्रिएट मानते हैं, और उस मुद्दे में हमारा आईओसी जाता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट वाली साइड, और पीसी में जाएगा कहाँ, क्रेडिट वाली साइड। कैसे निकालते हैं आईओसी, तो आईओसी निकालने का सिंपल सा मामला है, जो भी आपकी कैपिटल है इनटू जो भी रेट है आईओसी का, जितने महीने होंगे डिवाइड बाय 12। आईओसी एप्रोप्रिएशन में हम कुछ केसेस पढ़ेंगे, जैसे कि एप्रोप्रिएशन की बात हो रही बेटा यहाँ पे चार्ज की नहीं, अगर हमारे पास जो है आईओसी के लिए इनफ प्रॉफिट है, फर्म के पास अच्छा खासा प्रॉफिट है, फॉर एग्जांपल फर्म के पास प्रॉफिट है 5000 का और पार्टनर्स की आईओसी आ रही है 3000 और 1000, तो कितना प्रॉफिट बच रहा है, 1000 प्रॉफिट बच रहा है, ये बांट देंगे पार्टनर्स के बीच में। ये कब केस है, जब प्रॉफिट अच्छा खासा और आईओसी कम है। लेकिन अगर जितना प्रॉफिट है उतना ही आईओसी है, मान के चलिए प्रॉफिट है 5000 और दोनों पार्टनर्स की आईओसी आ रही है, ए और बी दो पार्टनर, दोनों पार्टनर की आईओसी आ रही है 4000 और 1000, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत वाली बात बेटा तब आएगी जब हमारे पास प्रॉफिट कम हो जाएगा और आईओसी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो अगर प्रॉफिट कम हो जाता है और आईओसी हो जाती है ज्यादा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए फर्म के पास प्रॉफिट है 3000,
और आईओसी आ गई ए और बी की 4000 और 2000। भाई ये मैं ना हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रही हूँ आपको समझाने के लिए। हाइपोथेटिकल का मतलब इमेजिनेशन वाले एग्जांपल, ठीक है। तो भैया ए और बी दो पार्टनर हैं, उनकी आईओसी आ रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रही है 4000 और 2000, लेकिन फर्म के पास प्रॉफिट कितना है 3000। तो भाई एप्रोप्रिएशन के केस में हम प्रॉफिट से ज्यादा आईओसी पार्टनर को नहीं दे सकते। तो आईओसी बन रही है ए और बी दोनों की मिलाकर 6000, लेकिन प्रॉफिट तो 3000 है। तो क्या करेंगे, ए और बी की आईओसी का रेशियो निकालेंगे। 4000 2000, 3 3 0 कट गई, 2 से कट गया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2:1 रेशियो आ गया। अब 3000 को 2:1 में बांट देंगे, कितना आ जाएगा 2000 और 1000। कितना प्रॉफिट था 3000, कितना आईओसी मिल गया इनको 2000 और 1000, ठीक है। तो प्रॉफिट से ज्यादा आईओसी नहीं मिल सकता। और अगर एप्रोप्रिएट के केस में फर्म को लॉस हो जाता है, क्या हो जाता है फर्म को लॉस, तो उस मोमेंट पे हम आईओसी देंगे नहीं। अगर फर्म के पास लॉस होगा तो आईओसी दिया नहीं जाता। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। किसकी बात करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो भैया अगर पार्टनरशिप की डीड के अकॉर्डिंग मिलेगा इंटरेस्ट, बट अगर हमारी डीड साइलेंट है तो आईओडी भी नहीं लगती। कहाँ जाती है आईओडी, एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट वाली साइड। और अगर एप्रोप्रिएशन में है क्रेडिट तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होगी, डेबिट। ध्यान रखना है आपको, आईओडी डिस्करेज करता है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग बाय दी पार्टनर। इसका क्या मतलब हुआ, मैं फर्म की पार्टनर हूं, मैं पैसा निकाल रही हूँ, ठीक है, अपनी फर्म में से और घर लेकर जा रही हूँ, लेकिन अगर सॉरी भैया, अगर मेरी फर्म जो मैं पैसा लेकर जा रही हूँ अपने घर पर उससे बोलेगी ला इस पे ब्याज दे, तो मैं क्या सोचूंगी, यार अगर मैं अपने बिजनेस से पैसा निकाल कर घर लेकर जाऊंगी तो फर्म ना मुझसे ब्याज लेगी, इससे बेटर तो ये मैं पैसा घर पे लेके ही ना जाऊं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का मेन मुद्दा ये है कि पार्टनर बिजनेस से एक्सेसिव अमाउंट ना निकाल कर, ठीक है, अपने घर लेकर ना जाए, इसलिए फर्म आईओडी लगाती है। क्लियर। तो आईओडी डिस्करेज करती है कि पार्टनर एक्सेसिव अमाउंट विड्रॉ ना करे, पार्टनर अपनी फर्म से एक्सेसिव अमाउंट विड्रॉ ना करे। क्लियर। अब हम आईओडी निकालते कैसे हैं भाई, तो आईओडी का सिंपल सा फॉर्मूला है एनुअल ड्रॉइंग इनटू जो भी रेट होगा इनटू महीना डिवाइड बाय 12, है ना। और मैंने आपको बताया था अगर कितने महीने का लगाना है यानी समय गिवन नहीं होता तो हम क्या लेते हैं, एवरेज मंथ लेते हैं। जितना भी साल भर के महीने होंगे उससे क्या निकालेंगे, एवरेज। अगर हम 12 महीने का बिजनेस कर रहे हैं तो 12 महीने का एवरेज 6 मंथ। बट अगर हमारा बिजनेस इस साल 9 महीने चला है तो 9 महीने का एवरेज 4.5 मंथ, राइट। तो यहाँ पे अगर मंथ लिखे हुए नहीं है तो कितने मंथ का लगाते हैं आईओडी, 6 मंथ, अगर पूरे साल हमारा बिजनेस हुआ है तो। इसके अलावा अगर हमारे पास समय तो दे रखा है और समय यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब समय एक जैसा है, तो भाई इसमें होती है हमारी 4 बातें, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ठीक है। अकाउंट क्लोज हो रहे हैं हाफ ईयरली, लेकिन अकाउंट कब क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च। बिगिनिंग, मिडल और एंडिंग, क्या क्या, बिगिनिंग, मिडल और एंडिंग। तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ में 6.5, 6 और 5.5, क्वार्टरली में 7.5, 6 और 4.5, हाफ ईयरली अगर हमारे 30 सितंबर में ये अकाउंट क्लोज हो रहे हैं तो 3.5, 3 और 2.5, और हाफ ईयरली अगर हमारे अकाउंट क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च में तो 9.5, 9 और 8.5, ठीक है। तो 6.5, 6, 5.5, 5.5, 6, 4.5, 3.5, 3, 2.5, 9.5, 9 और 8.5। तो ये आ जाएंगे हमारे आईओडी के महीने। क्लियर। अब अगर यूनिफॉर्म पीरियड नहीं है, अगर यूनिफॉर्म पीरियड नहीं है, यूनिफॉर्म पीरियड नहीं का मतलब है कि जो पार्टनर्स है वो कभी भी ड्रॉइंग विड्रॉ कर रहा है, कभी विड्रॉ कर रहा है जुलाई में, तो कभी कर रहा है दिसंबर में, तो कभी कर रहा है 31 मार्च में, कुछ समय ही नहीं है भैया। जब उसकी इच्छा हो रही है तब वो पार्टनर क्या कर रहा है, ड्रॉइंग को विड्रॉ कर रहा है। तो उस मोमेंट पे हम क्या लगाते हैं, उस मोमेंट पे हम लगाते हैं सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। क्या लगाते हैं, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। तो सिंपल मेथड निकालने का सिंपल सा मामला होता है ड्रॉइंग इनटू जो भी रेट होंगे, जो महीने होंगे, डिवाइड बाय 12। और प्रोडक्ट मेथड में क्या करते हैं, प्रोडक्ट मेथड में हम महीनों को ड्रॉइंग से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाता है प्रोडक्ट अमाउंट, और फिर जो भी रेट होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे इनटू ऑल दिस, ठीक है, 8 डिवाइड बाय 12। क्या करते हैं यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 12, क्या करते हैं यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 12। क्लियर है। चलिए, तो फॉर कैलकुलेटिंग मंथ
ये मंथ जो मैंने आपको बताया, इस मंथ की कैलकुलेशन करना मैंने आपको अपनी वीडियो में बताई थी ना, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की मेरे चैनल पे बकायदा प्लेलिस्ट बनी हुई है, और उसमें आईओडी के मंथ कैसे निकाले जाते हैं वो मैंने आपको इस फॉर्मूले से समझाया था, याद है कि नहीं? और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो भैया किसका इंतजार कर रहे हो? किसी पुजारी को बुलाए, मुहूर्त निकाले, तब देखोगे वीडियो। तो देखो भैया जाके, वो तुम्हारे लिए है। सस्ता माल फीका माल तुम लोगों को अच्छा नहीं लगता ना, कभी नहीं देख रहे हो, है ना? चलिए खैर छोड़ो भी, तो तुम्हारी मर्जी, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सैलरी ऑफ दी पार्टनर की। किसकी बात करेंगे? सैलरी ऑफ दी पार्टनर की। तो भाई देखो, सैलरी ऑफ दी पार्टनर का डीड में लिखा हुआ है तो लगाएंगे, डीड में नहीं लिखा हुआ तो नहीं लगाएंगे। अब कैसे कैसे निकालते हैं सैलरी? अगर पर मंथ का सैलरी दिया हुआ है तो इनटू 12 कर देते हैं, पर क्वार्टर का दिया हुआ है तो एक साल का निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाफ ईयरली का दिया हुआ है तो पूरे साल का निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर पर ईयर का है तो पर ईयर का है तो साल भर का तो चाहिए। अभी क्या दिक्कत आ रही है? उसमें कुछ नहीं करना, है ना? कैसे पता चलेगा पर ईयर का है? तो जब क्वेश्चन में पर एनम लिखा हुआ हो। क्या लिखा होगा? पर एनम। क्लियर? और पार्टनर सैलरी कहाँ जाती है? पिनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, डेबिट वाली साइड, और पीसीएम में ऑब्वियसली क्रेडिट वाली साइड। नेक्स्ट हम बात करेंगे कमीशन ऑफ अ पार्टनर। तो भैया पार्टनर का कमीशन डीड में लिखा हुआ होगा तो देंगे, डीड में नहीं होगा तो नहीं देंगे। ठीक है, अब हमको लिया हुआ रेट ऑफ प्रॉफिट, फॉर एग्जाम्पल 5% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। सबसे पहले तो ना डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है ये समझो। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट बच के आता है टू वाली साइड, और वो पार्टनर्स के रेशियो में बांटते हैं, उसको हम डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डिविजिबल प्रॉफिट। तो कभी कभी क्वेश्चन में डिविजिबल प्रॉफिट का लिखा होता है कमीशन, कभी कभी लिखा होता है नेट प्रॉफिट का। तो डिविजिबल प्रॉफिट होगा तो बच के आएगा उसका निकालेंगे, और नेट प्रॉफिट होगा तो ऊपर का जो प्रॉफिट होता है उसका निकालते हैं। तो इसमें गलती मत करना, ठीक है? अभी डिविजिबल प्रॉफिट का 5% निकालिए। कैसे निकालेंगे? जो भी डिविजिबल प्रॉफिट है इंटू 5 डिवाइड बाय 100। और अगर लिखा हुआ होगा रेट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, फॉर एग्जाम्पल 5% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो क्या करेंगे? तो भी सिंपल यही करेंगे, जो भी डिविजिबल प्रॉफिट होगा इंटू रेट डिवाइड बाय 100। फॉर एग्जाम्पल डिविजिबल प्रॉफिट इंटू 5 डिवाइड बाय 100। बट अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है रेट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है, रेट ऑफ कमीशन ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो उस मोमेंट पे हम लगाते हैं डिविजिबल प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। ध्यान रखना, डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। फॉर एग्जांपल अगर 5% का कमीशन है तो डिविजिबल प्रॉफिट इनटू 5 डिवाइड बाय 105 डिवाइड बाय 105। क्लियर? और हमारा कमीशन भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कहा जाता है? डेबिट वाली साइड जाता है। कहा जाता है? डेबिट वाली साइड। क्लियर? और देखो बच्चों, कुछ नहीं छुटा हुआ है इस नोट्स में, हर एक बारीक सी बात और मोटी से मोटी बात आपको इन हैंड रिटन नोट्स में मिलेगी। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है हमारे फंडामेंटल पार्टनरशिप का जो मैंने इस अपनी पीडीएफ में नहीं लिखा। तो ये जो पीडीएफ के जो नोट्स है ना बेटा, ये आपके लिए क्या है? सोना चांदी से कुछ कम नहीं है ना? अगर आप सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अगर आप अपनी 12th के बोर्ड्स के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो बच्चे, हर नोट में क्या लिखा हुआ है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो बाय वाली साइड होता है वो है नेट प्रॉफिट, और जो प्रॉफिट बच के आता है उसको क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। तो आपको फोकस करना है, ध्यान रखना है कि कमीशन डिविजिबल प्रॉफिट पे निकालनी है कि नेट प्रॉफिट पे निकालनी है। क्लियर? और एक बात आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है कि भैया जो मैनेजर कमीशन है, क्या है? जो मैनेजर कमीशन, भाई मैनेजर हमारी फर्म का पार्टनर नहीं होता, वो तो एम्प्लॉय होता है। तो मैनेजर कमीशन और पार्टनर कमीशन में धोखा मत खा जाना। पार्टनर का कमीशन जाता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, लेकिन मैनेजर इज नॉट अ पार्टनर। तो मैनेजर का कमीशन कहाँ जाएगा? मैनेजर का कमीशन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, अब आप मुझे बोल रहे हो अगर दीदी मैनेजर ही पार्टनर हो तो भैया फिर तो पार्टनर हो गया ना, तो भाई गुस्सा ना करें, फिर वो पार्टनर हो गया तो फिर वो कहाँ जाएगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ही जाएगा। मैंने क्या बोला? अगर वो मैनेजर है, जस्ट एम्प्लॉय है, वो मेरा पार्टनर नहीं है, तो वो मैनेजर हो कहाँ जाएगा? उसका कमीशन कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पार्टनर्स का कमीशन है तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के दो मेथड होते हैं।
फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल मेथड में बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, और फिक्स कैपिटल मेथड में जो हमारी ओपनिंग कैपिटल होती है वही हमारी क्लोजिंग कैपिटल होती है, मतलब जो बैलेंस बीडी होती है वही बैलेंस सीडी भी होती है। बट अगर एडिशनल कैपिटल आ जाए या कैपिटल को विड्रॉ किया जाए तो हम वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा। बाकी सारे आइटम्स फिक्स कैपिटल के मुद्दे में बाकी सारे आइटम्स कहाँ जाएंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएंगे। एक बार वापस समझना बेटा, जब हमारी पार्टनर्स की कैपिटल का नेचर फिक्स्ड होता है तो वहां बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या बनता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो फिर जितनी भी चीजें होती है लाइक सैलरी, कमीशन, आईओडी, प्रॉफिट, लॉसेस, वो कैपिटल अकाउंट में नहीं आते। फिक्स मेथड के केसेस में ये सारे मुद्दे कहाँ जाते हैं? पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाते हैं। एक्सेप्ट अगर फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है या परमानेंट विड्रॉ किया है कैपिटल का, लाइक अ ड्रॉइंग, ठीक है, तो ये दो चीजें फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में कहा जाती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अदरवाइज सारी चीजें कहा जाती है? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। क्लियर? नेक्स्ट, अगर मेरी कैपिटल का नेचर फ्लक्चुएटिंग है तो फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है? ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो भैया यहाँ पे मेरी ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल के बराबर नहीं होती, यानी कि मेरी बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी के बराबर नहीं होती, और यहाँ करंट अकाउंट नहीं बनता। यहाँ बनता है सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सारी चीजें सैलरी, कमीशन, आईओसी, प्रॉफिट, लॉसेस, ड्रॉइंग, आईओडी, ये सारी चीजें कहाँ जाएंगी? ऑब्वियसली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही जाएंगी। क्लियर? और देखो भाई, मैंने कहा ना इन नोट्स में कुछ भी छूटा हुआ नहीं है। एक और नोट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, कभी कभी समय को छोड़ के। बेटा वो कभी कभी समय क्या होगा? जब हमारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, मतलब बर्बाद हो जाते हैं, तब पार्टनर्स की कैपिटल में भी डेबिट, वरना 99.99% ऑलवेज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट। क्लियर? नेक्स्ट, अगर हमारा क्वेश्चन साइलेंट है कि हमारा क्वेश्चन फिक्स कैपिटल को फॉलो कर रहा है कि फ्लक्चुएटिंग को फॉलो कर रहा है, सो ऑब्वियसली हम हमेशा क्या मानते हैं? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही मानते हैं। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा क्वेश्चन में फिक्स है कि फ्लक्चुएटिंग है? तो भाई मेरे क्वेश्चन में अगर करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है या क्वेश्चन में बोला हुआ है कि फिक्स कैपिटल है, तो भैया फिक्स है। करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं है या फिक्स नहीं लिखा हुआ है, दैट मीन्स वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। देखो नेक्स्ट मैंने बात वही लिखवाई, कैसे पता चलेगा कि पार्टनर्स का अकाउंट बनाना है कि नहीं? तो कुछ कंडीशंस हैं, या तो आपकी बैलेंस शीट में पार्टनर्स का करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ हो, या क्वेश्चन बोले कि पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाओ, या क्वेश्चन बोले कि हम फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड को यूज करते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें हमारा गारंटी ऑफ अ पार्टनर। क्या आता है? गारंटी ऑफ अ पार्टनर, सॉरी गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। तो क्या है भैया, ए और बी दो पार्टनर हैं, वो चाहते हैं सी उनके बिजनेस में एडमिट हो जाए, बट सी को तो मिनिमम प्रॉफिट चाहिए। तो ए और बी ने गारंटी दी कि सी हम तुझे कम से कम प्रॉफिट, मिनिमम प्रॉफिट तो देंगे, बट उसी मिनिमम प्रॉफिट को, बस उसी मिनिमम प्रॉफिट को हम बोलते हैं गारंटेड प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? गारंटेड प्रॉफिट। अब जैसे इसमें कुछ केसेस हैं, केस नंबर 1, तो क्या है केस नंबर 1? ए बी सी 3 पार्टनर है, इनका रेशियो है 2:3:1। सी गारंटेड पार्टनर है, कितनी गारंटी दिया इसको? ठीक है, इसको गारंटी दिया हमने 70,000 की। कितनी गारंटी दी हमने इसको? 70,000 की। और फर्म के पास प्रॉफिट कितना हो गया? 3,60,000 का प्रॉफिट हो गया। तो बच्चे 3,60,000 के प्रॉफिट को हमने एबीसी के रेशियो में बांटा, कितना आया? 1,20,000, 1,80,000 और 60,000। अब सी की गारंटी कितने की थी? 70,000 की, तो 70,000 हम इसे देंगे, पर बन कितना रहा है इसका? 60,000, तो 10,000 देने पड़ेंगे, और तो 10,000 हमने यहाँ पर ऐड कर दिए। अब बच्चे जो 10,000 की कमी है ना, इसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी। अब ये डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, कौन उठाएगा, इसके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है क्वेश्चन में, तो हम क्या मानेंगे?
ए और बी दोनों उठाएंगे अपने रेशियो में यानी 2:3 में। तो बच्चे 10,000 को हम बांट देंगे 2:3 में, ये आ जाएगा 6,000 और 4,000। तो ए का कितना प्रॉफिट हो गया है 1,14,000 और इसका 1,76,000 और इसका एज यूजुअल 70,000। तो ये था हमारी गारंटी का फर्स्ट केस। सेकंड केस में क्या होगा भाई? सेकंड केस में भी ए बी सी तीन पार्टनर है, सी गारंटेड पार्टनर है जिसको गारंटी प्रॉफिट दी हुई कितने की 70,000 की। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो भी डेफिशिएंसी होगी, जो भी कमी होगी, उसको कौन उठाएगा? उसको उठाएगा ए। कौन उठाएगा? उसको ए। तो भाई जब भी गारंटी ऑफ पार्टनर का प्रॉफिट का क्वेश्चन आता है ना, तो आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है कि आखिरकार इस डेफिशिएंसी को उठा कौन रहा है। तो क्वेश्चन ने बोला जो भी डेफिशिएंसी है उसे कौन बियर करेगा? उसे ए बियर करेगा। तो अब मैंने प्रॉफिट बांटा और प्रॉफिट में कितना आया सी का 60,000 आया, तो कितना मिलेगा इसको 70,000। तो 10,000 की डेफिशिएंसी आ गई। ऑब्वियसली कौन बियर करेगा इसको? जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है यानी कि ए। तो ए में से माइनस करेंगे, बी में से कुछ नहीं करेंगे, बी का वही वही जैसा है वैसी हो जाएगा। क्लियर? अब देखो भाई केस नंबर 3 आ गया। केस नंबर 3 क्या है? अगर क्वेश्चन साइलेंट है रेशो के बारे में तो क्या हमें डेफिशिएंसी डिस्ट्रीब्यूट करनी है इक्वल रेशो में? तो हाँ ऐसा हो सकता है भाई, क्वेश्चन में रेशो ही ना दे रखा हो। अब मेरे एग्जाम्पल में तो 2:3:1 रेशो दे रखा था, बट मान चलो क्वेश्चन में 2:3:1 रेशो भी नहीं दे रखा होता, तो उस सिचुएशन में हम डेफिशिएंसी को एज यूजुअल इक्वल रेशो में बांटें क्योंकि पार्टनर्स का रेशो क्या होगा? इक्वल होगा। नेक्स्ट केस 4। केस 4 में क्या है? ए बी सी तीन पार्टनर है, सी एज यूजुअल गारंटेड पार्टनर है। कितनी गारंटी है इसकी? 70,000 की। कितनी गारंटी है इसकी? 70,000 की। अब देखो फर्म को ना यहाँ पर ना लॉस हो गया। फर्म को क्या हो गया? लॉस हो गया। अब क्या करेंगे? अब फर्म को तो लॉस हो गया, सी को तो 70,000 देना ही देना है, तो क्या करें इसमें? अच्छा अगर फर्म को लॉस होगा तो लॉस का लिखते हैं अप्रोप्रिएशन में 2 वाली साइड। अब सी की तो गारंटी है 70,000 देंगे, तो देखो सी का आएगा प्रॉफिट कितना? 70,000। अब अल्टीमेटली लॉस कितना हुआ? 4,30,000 का। अब ये 4,30,000 का लॉस सी ने बियर करेगा। कौन बियर करेगा? ए और बी बियर करेंगे। किसमें? अपने रेशो में। अगर रेशो नहीं होता तो इक्वल रेशो में क्या करेंगे? अपने लॉसेस को बियर करेंगे। कैसा है लॉस? जितना नेट लॉस हुआ और जो सी की गारंटी थी दोनों को ऐड करके। अब नेक्स्ट टॉपिक जो उसमें आता है और लास्ट टॉपिक जो आता है वो क्या है? पास्ट एडजस्टमेंट। क्या है? पास्ट एडजस्टमेंट। तो क्या है पास्ट एडजस्टमेंट? समटाइम्स a few omission or error in the recording of transaction are found in the previous final accounts. कभी कभी जो हमने पहले फाइनल अकाउंट्स बनाए हैं उसमें कुछ गलतियां हो जाती हैं या हम कुछ लिखना भूल जाते हैं। सो फर्म रेक्टिफाई दीज मिस्टेक। सो फर्म को इन गलतियों को ठीक करना होता है। बस उसको ही बोला जाता है मेरे भाई पास्ट एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं उसको? पास्ट एडजस्टमेंट। और हाँ सही पकड़े, 11th क्लास में जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर था वही 12th क्लास में नया रूप लेकर आया है। क्या? पास्ट एडजस्टमेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों पास्ट एडजस्टमेंट में मैंने आपको एनालिसिस टेबल सिखाई थी, है ना। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की जो प्लेलिस्ट है उसमें जो लास्ट वीडियो है वो पास्ट एडजस्टमेंट की है और मैंने आपको उसमें पास्ट एडजस्टमेंट सिखाई थी कि नहीं? आप कह रहे मैम नहीं सिखाई थी। तो भाई तूने देखी नहीं ना वीडियो, जाके देखता क्यों नहीं है? पहले वो सारे टॉपिक 1 बाय 1 देख और फिर लगा वन शॉट। ठीक है, देख क्या कमाल का चटपट के दिमाग में छप जाएगा एकदम मस्त तरीके से। सो देख अभी आगे। खैर अब हम बनाते हैं एनालिसिस टेबल। कैसे बनती है? पर्टिकुलर्स, जितने पार्टनर होंगे उतने कॉलम बनेंगे। मैंने अज्यूम किया 2 पार्टनर है ए और बी, तो साथ में क्या बनाते हैं? फर्म। और इनका बना देते हैं क्या? डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, है ना। अभी कुछ हमारे मुद्दे थे जैसे कि आईओसी, सैलरी, कमीशन, ठीक है, लगाना भूल गए, ऑमिट हो गया, तो लगाने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। और अगर हमने ज्यादा लगा दी तो कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं? डेबिट, राइट। ऐसे करते हैं प्रॉफिट का। अगर लगाना भूल गए तो क्रेडिट, ज्यादा लगा दी या नहीं गलत लगा दी तो कैंसिल करने के लिए डेबिट। ऐसे आईओडी का लॉसेस का करते हैं। अगर आईओडी लगाना भूल गए तो लगाने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। ज्यादा लगा दी तो कैंसिल करने के लिए क्रेडिट। एज यूजुअल लॉस का होगा, लगाना भूल गए तो डेबिट और अगर ज्यादा लगा दी तो कैंसिल करने के लिए क्रेडिट। और फिर इसी टेबल के अकॉर्डिंग क्या बनती है? हमारी जर्नल एंट्री बनती है। क्या लिखा है मैंने? अकॉर्डिंग टू एनालिसिस टेबल हमारी जर्नल एंट्री बनाई जाती है।
यानी बच्चे अगर आपकी एनालिसिस टेबल यहाँ गलत हो जाती है तो आपकी जनरल एंट्री भी गलत हो सकती है, इसलिए एनालिसिस टेबल पे ज्यादा फोकस करना है। सो बच्चों, कैसे लगा ये आपको फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का वन शॉर्ट वीडियो? तो क्या ये आपके लिए बेनिफिशियल रहा? अगर रहा तो कमेंट करके अपने पॉजिटिव रिव्यू जरूर करें। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय। और आप मुझे बताइए कि नेक्स्ट चैप्टर मैं किसके ऊपर आप लोगों के लिए लेक्चर लेकर आऊं। जो भी चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगता है जस्ट कमेंट करें और मैं बताऊंगी, मैं एक्सप्लेन करूंगी उस चैप्टर का फुल फ्लेज कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, खुश रहिए और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। और हाँ भैया, मैं कब से कह रही हूँ कम से कम 3 दोस्तों को शेयर करो। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, क्या आप मेरे लिए अपने 3 दोस्तों को ये वीडियो शेयर नहीं कर सकते? भगवान देख रहा है तुमको, अगर तुम शेयर नहीं करोगे ना तो मैं बता रही हूँ पाप लगेगा, पाप। चलो बाय, बाय बाय।